आज की कहानी दो ऐसे स्टूडेंट्स की है जो एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन किस्मत उन्हें ऐसे मोड़ पर ले आई जहां ना तो बाहर की दुनिया थी ना कोई मदद। एक सुनसान आइलैंड पर जहां जिंदा रहना भी किसी जंग से कम नहीं था, वो दोनों अकेले फंस गए। कई महीनों तक साथ रहकर उन्होंने न सिर्फ उस आइलैंड में सरवाइव करना सीखा, बल्कि एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जाना। तो चलिए जानते हैं इस एडवेंचर, इमोशन और सर्वाइवल से भरी पूरी कहानी को बिल्कुल शुरुआत से। कहानी की शुरुआत होती है एमा से, जो एक स्मार्ट और प्यारी लड़की है। वह सुबह जल्दी उठती है और स्कूल के लिए तैयार होती है। स्कूल में वो काफी मशहूर है और उसके कई दोस्त हैं। दूसरी तरफ है डीन, जो एमा से बिल्कुल अलग है। वो बहुत लेट उठता है और उठते ही ब्रश करके गेम खेलने लग जाता है। उसके पापा जैक उसे याद दिलाते हैं कि स्कूल का टाइम हो गया है। उधर एमा अपनी छोटी बहन स्टेसी के साथ स्कूल जाती है, जिन्हें उनकी माँ बारबरा छोड़ने आती है। स्कूल पहुंचकर एमा अपनी बेस्ट फ्रेंड लिज से मिलती है। तभी स्टीफन नाम का एक लड़का आकर एमा को हाय कहता है। यह देखकर लिज उसे चिढ़ाने लगती है। क्लास में मिस्टर क्रिश्चियनसन सभी बच्चों को बताते हैं कि अगली सुबह 7 बजे ट्रिनिटी आइलैंड के लिए स्कूल ट्रिप शुरू होगी। तभी एमा देर से क्लास में आती है और उसके पीछे डीन भी आता है, जो गलती से एमा से टकरा जाता है और मजाक में उसे सॉरी शहजादी कह देता है। टीचर ट्रिप की डिटेल्स बता ही रहे होते हैं कि लिज एमा को बताती है कि डीन भी इस ट्रिप पर जा रहा है, शायद अपने अमीर पिता की वजह से। लिज उसे देखकर नाक भौं सिकोड़ती है। लंच टाइम पर लिज अपने दोस्तों को बीच सुबह जो कुछ भी हुआ था वह सब मजे लेकर सुनाती है। लिज मजाक में कहती है कि ट्रिप पर उनके पास पूरा हफ्ता होगा एमा और स्टीफन को करीब लाने का, लेकिन एमा इसे टाल देती है और कहती है कि उन्हें ट्रिप पर फोकस करना चाहिए। इसी दौरान एमा की नजर डीन पर जाती है, जो चुपचाप बैठकर चाकू से सेब काट रहा होता है। तभी मिस कोलियर वहां आती है और डीन को स्कूल में चाकू लाने के लिए डांटती है, फिर उसे प्रिंसिपल के पास ले जाती है। बाद में लिज अपने दोस्तों से कहती है कि एमा को डीन जैसे अजीब लड़कों से दूर रहना चाहिए, खासकर जब कोई फेमस लड़का खुद एमा में इंटरेस्टेड है। अगली सुबह एमा ट्रिप के लिए तैयार होती है और अपने माता पिता को शुक्रिया कहती है। दूसरी ओर डीन शुरुआत में ट्रिप पर नहीं जाना चाहता, लेकिन उसके पिता उसे समझाते हैं कि उन्होंने बहुत मेहनत से उसे ये मौका दिलाया है। डीन आखिरकार मान जाता है। फिर मिस्टर क्रिश्चियनसन सभी स्टूडेंट्स को बस में बैठने के लिए कहते हैं। बस में चढ़ते वक्त स्टीफन एमा से मुस्कुराकर हालचाल पूछता है और लिज फिर से एमा को छेड़ने लगती है। एमा स्टीफन की बातों को नजरअंदाज कर देती है। थोड़ी ही देर में सभी ट्रिनिटी आइलैंड पहुंच जाते हैं। उतरते ही मिस कोलियर सबको बताती है कि वो लोग पूल में थोड़ा वक्त बिता सकते हैं, लेकिन डिनर से पहले वापस आना जरूरी है, क्योंकि असली एक्टिविटीज तो अगले दिन से शुरू होंगी। पूल में एमा अपने दोस्तों के साथ मस्ती करती है और स्टीफन से मिलती है। सब खूब एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन डीन दूर बालकनी में अकेले बैठा उन्हें बस देख रहा होता है। शाम को लिज एमा को बताती है कि स्टीफन ने एक पार्टी रखी है जो पास की एक लोकल बोट पर हो रही है। पार्टी का आइडिया सुनकर एमा पहले तो मना कर देती है, लेकिन दोस्तों के जोर देने पर आखिरकार मान जाती है। सब बोट पर पहुंचते हैं जहां पार्टी चल रही होती है। एमा वहां अपनी दोस्त हेलेन को ढूंढती है, लेकिन तभी उसकी नजर स्टीफन पर पड़ती है, जो किसी और लड़की को किस कर रहा होता है। यह देख एमा चुपचाप वहां से निकलने लगती है। पास ही खड़ा डीन ये सब देख रहा होता है और एमा से ताना मारते हुए कहता है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो मजे में है। इस पर एमा गुस्से में जवाब देती है, तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पार्टी में सब मस्ती कर ही रहे थे कि अचानक पुलिस पहुंच जाती है। उन्हें खबर मिल चुकी थी कि कुछ स्टूडेंट्स ड्रग्स ले रहे हैं। अफरा तफरी में सबको बोट के आगे वाले हिस्से में बुलाया जाता है। इसी बीच एमा का पैर फिसलता है और वह पानी में गिर जाती है। दूर से यह सब डीन देख लेता है और बिना सोचे वह भी पानी में कूदकर उसे बचा लेता है। वो दोनों एक छोटी बोट तक पहुंचते हैं जो बड़ी बोट से बंधी होती है। डीन रस्सी काट देता है। जब एमा उससे पूछती है तो वह कहता है, मैं पुलिस के पचड़े में नहीं पड़ना चाहता। जब सब ठीक हो जाएगा हम वापस चले जाएंगे। लेकिन थोड़ी ही देर में वो बड़ी बोट दूर निकल जाती है और आसमान में बादल घिरने लगते हैं। डीन को पता चलता है कि जिस बोट पर वो है उसमें मोटर ही नहीं है। तभी एक भारी लहर उनकी बोट से टकराती है और दोनों किसी तरह उसे पकड़कर खुद को संभालते हैं। अगली सुबह होती है और वो अब अरब सागर के बीचों बीच होते हैं। डीन अपना फोन चेक करता है, लेकिन वो खराब हो चुका होता है। फिर वो एमा से फोन मांगता है, मगर उसमें भी नेटवर्क नहीं होता। एमा थोड़ी परेशान होकर कहती है कि शायद उन्हें पार्टी वाली बोट का पीछा करना चाहिए था। डीन
लेकिन उसे शांत करते हुए कहता है, टेंशन मत लो, कोई न कोई हमें जरूर ढूंढ लेगा। डीन और एमा आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी एमा की नजर दूर समुद्र में एक छोटे से आइलैंड पर पड़ती है। डीन बिना वक्त गंवाए बोट को उसी दिशा में मोड़ता है। कई घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार वो दोनों उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। एमा फिर से अपने फोन में नेटवर्क चेक करती है, लेकिन वहाँ भी कोई सिग्नल नहीं होता। तभी डीन को बोट के नीचे एक फ्लेयर गन मिलती है, जो वो अपने पास रख लेता है, शायद आगे चलकर काम आ जाए। इसके बाद दोनों उस आइलैंड में भीतर की ओर बढ़ते हैं, इस उम्मीद में कि शायद कोई मदद या इंसान उन्हें मिल जाए। उधर होटल में मिस्टर क्रिश्चियनसन पिछली रात की पार्टी और पुलिस के हंगामे के चलते पूरी ट्रिप को कैंसिल करने का फैसला कर लेते हैं। लीजी घबराई हुई मिस कोलियर के पास जाती है और बताती है कि एमा रात भर होटल नहीं लौटी। उसे लगा था कि एमा शायद किसी के साथ थी, इसलिए उसने पहले किसी को कुछ नहीं बताया। लेकिन अब बात गंभीर हो गई थी। जब मिस्टर क्रिश्चियनसन अटेंडेंस चेक करते हैं तो पता चलता है कि डीन भी गायब है। यह जानकर सब हैरान रह जाते हैं। अब साफ हो चुका था कि डीन और एमा दोनों लापता हैं। जल्द ही पुलिस मौके पर पहुंचती है और एमा के दोस्तों से पूछताछ शुरू करती है। परेशान मिस कोलियर पुलिस से पूछती है कि क्या इन दोनों को ढूंढने का कोई ठोस तरीका है। पुलिस जांच शुरू करती है, लेकिन कहती है कि ऐसे केस आम होते हैं, हो सकता है दोनों खुद लौट आए, मगर अगर वे समुद्र में फंसे हैं तो उन्हें खोजना काफी मुश्किल होगा। जब डीन के पिता को ये खबर मिलती है कि उनका बेटा गायब है तो वो तुरंत स्कूल पहुंचते हैं और एमा की माँ बारबरा से मिलते हैं। तभी एमा के पिता फील भी आ जाते हैं। तीनों मिलकर प्रिंसिपल से बच्चों के बारे में सवाल करते हैं, लेकिन उन्हें कोई ठोस जवाब नहीं मिलता। निराश होकर तीनों स्कूल से चले जाते हैं। एमा और डीन जंगल के रास्ते आगे बढ़ते हैं। तभी उन्हें एक खूबसूरत झरना दिखाई देता है। डीन इस नजारे को देखकर खुश हो जाता है और एमा से उसकी फोटो लेने को कहता है, लेकिन एमा गुस्से में मना कर देती है। वो कहती है कि ये सब देखने का वक्त नहीं है, हमें यहाँ से निकलना है, क्योंकि इस ट्रिप पर उसका मकसद प्रोजेक्ट के लिए रिसर्च करना था, ताकि वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सके। अगर वो यहाँ ज्यादा दिन फंसी रही तो उसका पूरा सपना टूट जाएगा। इसके बाद दोनों चलते रहते हैं और आखिर में आइलैंड के किनारे तक पहुँच जाते हैं। काफी देर तक घूमने के बाद भी उन्हें कोई रास्ता या मदद नहीं मिलती, तो दोनों वापस बोट की तरफ लौटने का फैसला करते हैं। लेकिन वहाँ जाकर देखते हैं कि बोट लहरों में बह चुकी है और बस एक लाइफ जैकेट किनारे पर पड़ी है। अब वो थक चुके होते हैं और सूरज भी ढलने लगता है। डीन जंगल में आग जलाता है और दोनों वहीं रुकने का तय करते हैं। जब उसे लगता है कि एमा ठंड से कांप रही है तो वह बिना कुछ कहे अपनी शर्ट उतार कर उसे ओढ़ा देता है। दोनों रात को उम्मीद करते हैं कि शायद सुबह तक कोई उन्हें ढूंढ लेगा। अगली सुबह डीन उठता है तो एमा वहाँ नहीं होती। वह उसे खोजता है और देखता है कि एमा समुद्र किनारे रेत पर SOS लिख रही है। जब डीन पूछता है तो एमा कहती है कि हमें बचाने की कोशिश करनी होगी और पीने का पानी भी ढूंढना है। फिर डीन समुद्र में तैरने चला जाता है और एमा उसे चुपचाप देखती है। वहीं दूसरी ओर होटल में मिस्टर क्रिश्चियनसन दोनों के माता पिता को उनकी गुमशुदगी की जानकारी देते हैं। पुलिस को एक छोटी बोट मिलती है, जिससे ये अंदाजा लगाया जाता है कि एमा और डीन उसी पर थे। जैक परेशान होकर कहता है कि अगर पुलिस नाकाम है तो हमें प्राइवेट रेस्क्यू टीम की मदद लेनी चाहिए, लेकिन मिस्टर क्रिश्चियनसन भरोसा दिलाते हैं कि पुलिस अपना काम अच्छे से कर रही है और बच्चे जल्द मिल जाएंगे। उधर आइलैंड पर एमा जब पीने का पानी लेने जाती है तो उसे अजीब सा एहसास होता है, जैसे कोई उसे छुप कर देख रहा हो। वो अजीब एहसास से डर कर लौट आती है। फिर दोनों मिलकर खुद को धूप से बचाने के लिए पत्तों से एक छोटा सा शेड बना लेते हैं। थोड़ी देर बाद एमा समुद्र किनारे बड़े अक्षरों में SOS लिखती है, ताकि अगर कोई रेस्क्यू टीम आए तो वो देख सके। फिर दोनों आइलैंड में खाने लायक चीजें तलाशते हैं। डीन को केले का पेड़ मिलता है, जिससे दोनों पेट भर लेते हैं। यहाँ की तेज गर्मी से परेशान एमा अपनी फुल पैंट को काट कर शॉर्ट्स बना लेती है, ताकि थोड़ा आराम मिल सके। शाम को डीन झोपड़ी में आकर सो जाता है और एमा भी उसके पास लेट जाती है। सोते सोते डीन का हाथ अनजाने में एमा पर आ जाता है, मगर एमा कुछ नहीं कहती। अगली सुबह एमा झरने में नहा रही होती है, तभी डीन उससे सनस्क्रीन मांगता है। एमा उसे दूसरी तरफ जाने को कहती है, लेकिन डीन याद दिलाता है कि उसी ने उसे पहरा देने को कहा था। एमा बताती है कि उसे लगता है इस आइलैंड पर वो अकेले नहीं है। उधर होटल में बारबरा बहुत परेशान है और न्यूज में यह रिपोर्ट आ चुका
है कि एमा और डीन का मामला अब ऑफिशियल मिसिंग केस बन चुका है। अब पुलिस मानने लगी है कि एमा और डीन शायद जिंदा नहीं हैं और उनकी तलाश अब बॉडीज ढूंढने में बदल चुकी है। उधर फिल घर लौटने की तैयारी करता है क्योंकि स्टेसी घर पर अकेली है, लेकिन बारबरा अभी भी उम्मीद में डूबी होती है। फिल उसे समझाता है कि एमा जरूर मिलेगी और उससे गले लगा लेता है। अगले दिन जैक बारबरा के साथ हेलीकॉप्टर से दोनों बच्चों को ढूंढने निकलता है। वही आइलैंड पर अंधेरा घिरने लगता है। जब एमा डीन से कह रही होती है कि उसे अपने घर वालों की बहुत याद आ रही है, तभी डीन को जमीन पर एक इंसान की खोपड़ी दिखती है। यह देखकर एमा डर जाती है और सोचती है कि कहीं उनका अंजाम भी ऐसा ही ना हो, लेकिन डीन उसे शांत करता है और कहता है कि ये कोई मछुआरा या स्मगलर रहा होगा। वो एमा को भरोसा दिलाता है कि उनके पीछे उनका परिवार है और अगर वो एक दूसरे का साथ निभाते रहे तो जरूर एक दिन घर लौट पाएंगे। फिर वह एमा को धीरे से किस करता है। ये एमा की जिंदगी का वो पल था जब उसने पहली बार किसी को किस किया था। डीन के साथ बिताया वो लम्हा उसे अच्छा लग रहा था और वो खुद को बहुत अलग महसूस कर रही थी। रात होते होते दोनों के बीच की दूरियां भी मिट गई और डीन अब किसी भी हद तक जाने से नहीं रुका और वो एमा को रात में अपने रॉकेट पर सैर कराता है। वो महसूस कर रही थी जैसे पहली बार वो सच में जिंदगी को खुलकर जी रही हो। अगली सुबह जब एमा की आंख खुलती है तो डीन पास नहीं होता। वो उसे आवाजें लगाती है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। बेचैनी में वो जंगल की ओर भागती है और कुछ दूर जाकर देखती है कि डीन जमीन में एक गहरा गड्ढा खोद रहा होता है। एमा को समझ नहीं आ रहा था कि डीन आखिर जंगल में गड्ढा क्यों खोद रहा है, लेकिन तभी वो फिसल जाती है और उसके घुटने में चोट लग जाती है। डीन फौरन उसके पास आता है और उसकी चोट को साफ करके उसे दिलासा देता है कि सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद दोनों वाटरफॉल की तरफ चले जाते हैं और वहाँ पानी में नहाने लगते हैं। इसी दौरान डीन एमा को अपने बारे में बताता है कि उसकी माँ की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। एमा चुपचाप उसकी बातों को सुनती है और उसे समझने की कोशिश करती है। तभी आसमान से हल्की बारिश शुरू हो जाती है। डीन उस बारिश में बच्चों की तरह मस्ती करने लगता है और एमा मुस्कुराते हुए उसे देखती है। थोड़ी देर बाद दोनों बारिश में झूमने लगते हैं और डीन एमा के बालों में प्यार से एक छोटा सा फूल सजा देता है। अब एमा मुस्कुराते हुए डीन से कहती है कि उसे फिर से उस तूफानी रात की याद आ रही है और वह दोबारा वैसा ही पल जीना चाहती है। डीन उसकी आंखों में झांककर मुस्कुराता है और कहता है तो फिर एक और तूफान तैयार हो जाए। दूसरी तरफ दुनिया में 1 महीना बीत चुका है, लेकिन एमा और डीन का कोई सुराग नहीं मिला। न्यूज चैनलों पर अब ये रिपोर्ट आने लगी है कि दोनों की तलाश अब आधिकारिक रूप से बंद कर दी गई है, क्योंकि पुलिस को लगता है कि वे शायद अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन एमा की बेस्ट फ्रेंड और उसकी माँ बारबरा के दिल में अब भी उम्मीद बाकी है। उन्हें यकीन है कि एमा और डीन अभी भी जिंदा हैं और इस यकीन के साथ बारबरा एक बार फिर जैक के साथ हेलीकॉप्टर लेकर उस अनजान इलाके की तरफ रवाना हो जाती है, जहां उनकी उम्मीद उन्हें खींच ले जा रही है। सभी लोग एमा और डीन को ढूंढने में लगे होते हैं और उनके बारे में जानकारी वाली पर्चियां हर किसी में बांटी जा रही थी। इतने प्रयासों के बाद भी जब कोई सुराग नहीं मिला तो जैक बारबरा से कहता है कि उन्होंने हर तरीका आजमा लिया है, लेकिन अब एमा और डीन कहीं नहीं मिल रहे। शायद अब घर लौटने का वक्त आ गया है। जैक की ये बात सुनकर बारबरा का दिल टूट जाता है और वो चुपचाप घर लौट जाती है। उधर डीन एमा से एक खास बात शेयर कर रहा होता है। वो उसे उस हरी रोशनी के बारे में बताता है जिसके बारे में उसकी माँ ने कभी कहा था। वो कहता है कि ये रोशनी सूरज के ढलते वक्त आसमान में नजर आती है, मगर उसने खुद कभी उस रोशनी को देखा नहीं है। अब वहाँ रहते रहते कुछ और हफ्ते गुजर जाते हैं। दोनों धीरे धीरे उस आइलैंड की खूबसूरती और शांति में खोने लगते हैं। कभी समुंदर में तैरते, कभी धूप सेंकते, हर दिन जैसे छुट्टी जैसा लगता है। वक्त बिताते बिताते उनके बीच की दूरी भी कम होने लगती है और अब वो एक दूसरे के काफी करीब आ चुके होते हैं। जब भी मौसम करवट लेता तो डीन उसे अपने रॉकेट पर चांद की सैर करा देता। एमा अचानक डीन से सवाल पूछती है, तुमने पहली बार कब किया था और वो कौन थी? डीन मुस्कुराकर बताता है कि स्कूल के दिनों में उसकी एक फ्रेंड थी जो उससे कुछ साल बड़ी थी। डीन को पता था कि एमा के लिए ये सब पहली बार था, इसलिए उसने हल्के से पूछा, तुम्हें कैसा महसूस हुआ? एमा थोड़ा हंसते हुए कहती है, अच्छा तो था, लेकिन तूफान की वजह से रेत गलत जगहों तक पहुंच गई। इसके बाद एमा डीन से कहती है, मुझे अभी और भी एक्सपीरियंस चाहिए, अभी बहुत कुछ बाकी है। डीन मुस्कुराकर जवाब देता है, तो ठीक है, फिर देखते हैं क्या क्या बाकी है। इसके बाद दोनों जंगल की ओर निकलते हैं कुछ खाने लायक फल ढूंढने के लिए। डीन थोड़ा आगे बढ़कर पेड़ों से फल तोड़ने लगता है। तभी अचानक आसमान में एक प्लेन की आवाज आती है। प्लेन की आवाज सुनते ही दोनों घबरा जाते हैं और तेज
तेजी से खुली जगह की तरफ दौड़ते हैं ताकि प्लेन उन्हें देख सके। प्लेन उड़ चुका होता है लेकिन एमा को चैन नहीं पड़ता। वो फिर से बैग खंगालने लगती है पर फ्लेयर गन कहीं नहीं मिलती। तभी एमा को शक होने लगता है। उसे लगता है कि इस आइलैंड पर शायद कोई और भी है, कोई जो चुपचाप उनकी चीजें चुरा रहा है। कुछ और दिन बीत जाते हैं लेकिन उन पर से अब तक बस एक ही प्लेन गुजरा है और किसी ने भी उन्हें बचाने की कोशिश नहीं की। अब वो धीरे धीरे इस सच्चाई को स्वीकार करने लगते हैं कि शायद कोई नहीं आने वाला। दोनों अपनी झोपड़ी में बैठे होते हैं, थोड़े चुप और थोड़े उदास। बातचीत के दौरान एमा कहती है, शायद अब हमें उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। डीन भी सहमति में सिर हिलाता है और कहता है, हमें अब इस जंगल को ही अपना घर मान लेना चाहिए और एक दूसरे के साथ यही रहना चाहिए। इसी बीच अचानक डीन को पास के जंगल से किसी जानवर की आवाज सुनाई देती है। वो थोड़ा चौंकता है और तुरंत उठकर उस आवाज का पीछा करने निकल पड़ता है। एमा को डीन की फिक्र होने लगती है और थोड़ी देर तक रुकने के बाद वो भी उसके पीछे जंगल की ओर चली जाती है। जैसे ही डीन थोड़ी दूरी तय करता है, उसकी नजर सामने झाड़ियों के पास एक काले और खतरनाक ब्लैक पैंथर पर पड़ती है। उसे देखते ही डीन के होश उड़ जाते हैं और वो वहाँ से जान बचाकर भागने लगता है। भागते भागते वो इतनी तेजी से दौड़ता है कि एक जगह आकर उसका पैर फिसलता है और वो जोर से जमीन पर गिर जाता है। एमा तेजी से दौड़ती हुई जंगल में डीन की ओर बढ़ती है। जब वो वहाँ पहुँचती है तो एक डरावना नजारा उसके सामने होता है। डीन जमीन पर बैठा होता है, उसके हाथ में खून से सना हुआ चाकू होता है और उसके ठीक सामने एक मरा हुआ ब्लैक पैंथर पड़ा होता है। एमा समझ जाती है कि डीन ने अपनी जान बचाने के लिए उस खतरनाक शिकारी को मार डाला। इसके बाद कहानी हमें दूसरी तरफ ले जाती है, जहाँ एमा और डीन के घर वाले और दोस्त धीरे धीरे उनके बिना ही अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने लगते हैं। वहीं आइलैंड पर अब एमा और डीन ने भी तय कर लिया है कि अब यही उनकी दुनिया है। उन्हें अब इस बात की उम्मीद नहीं रही कि कोई आएगा और उन्हें बचा लेगा, इसलिए उन्होंने वही रहना सीख लिया है। अब वे दोनों न केवल जंगल के माहौल के साथ तालमेल बिठा चुके हैं, बल्कि उन्होंने शिकार करना, खुद के लिए खाना जुटाना और झोपड़ी बनाकर रहना भी सीख लिया है। धीरे धीरे उन्होंने उम्मीदें छोड़ दी, लेकिन उस खालीपन की जगह एक दूसरे की मौजूदगी ने ले ली। अब वो हर दिन मिलकर बिताते हैं, छोटे छोटे पलों में खुशियाँ ढूंढते हैं और इस आइलैंड को ही अपना नया घर मान लेते हैं। एक दिन एमा को अचानक उल्टियाँ होने लगती है तो डीन घबरा कर पूछता है, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? एमा मुस्कुरा कर कहती है, नहीं, बस ऐसे ही तबीयत थोड़ी बिगड़ गई थी। इसके बाद एमा थोड़ा रिलैक्स फील करने के लिए डीन के पास लेट जाती है। दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी ऊपर से उसकी कुछ खोई हुई चीजें गिरने लगती हैं। जब वे दोनों ऊपर देखते हैं तो देखते हैं कि एक बंदर पेड़ पर बैठा है और उसका सामान नीचे फेंक रहा है। उनकी नजर बंदर के हाथ पर जाती है। उसमें वही फ्लेयर गन होती है जो डीन को पहले नहीं मिली थी। एमा झट से केले का इशारा करती है और बंदर गन नीचे गिरा देता है। तभी अचानक उन्हें ऊपर से हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। दोनों जल्दी से खुले मैदान की तरफ दौड़ते हैं और एमा फुर्ती से गन लोड करके फायर कर देती है। हेलीकॉप्टर में बैठे लोग फायर का सिग्नल देख लेते हैं और तुरंत उनकी लोकेशन ट्रेस कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद टीम आती है और उन्हें वहाँ से सुरक्षित निकाल दिया जाता है। 3 महीने बाद जब वो एयरपोर्ट पर लौटते हैं तो उनके दोस्त और परिवार वाले उन्हें देखकर बेहद खुश हो जाते हैं। इसके बाद दोनों के मम्मी पापा उन्हें उनके घर ले जाते हैं। उसी रात डीन चुपचाप एमा से मिलने पहुंच जाता है और दोनों बात करने लगते हैं कि वापस आकर सब कुछ कितना बदला बदला सा लग रहा है। डीन एमा को किस करने ही वाला होता है, लेकिन एमा थोड़ा पीछे हट जाती है। वो मुस्कुराते हुए कहती है कि हर 10 मिनट में उसके पेरेंट्स उसे चेक करने आ रहे हैं। फिर वो हंसकर कहती है, शायद अब तुम्हें वापस जाना चाहिए। एमा बताती है कि उनके वापस आने की खुशी में उसके पेरेंट्स ने एक छोटी पार्टी रखी है और डीन से कहती है, तुम्हें भी जरूर आना है। अगली शाम पार्टी होती है जिसमें परिवार और दोस्त सब मौजूद रहते हैं। पार्टी में एमा के पेरेंट्स सबके सामने एक छोटी सी स्पीच देते हैं अपने बच्चों की वापसी को लेकर। तभी स्टेसी डीन से पूछती है, तुम सबसे दूर दूर क्यों रह रहे हो? तो डीन हल्के से कहता है, मुझे ज्यादा भीड़ पसंद नहीं है। डीन पार्टी में एमा को एक इशारे से अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन एमा उसकी तरफ देखती भी नहीं। ये देखकर डीन चुपचाप पार्टी से निकल जाता है। इसके बाद जिंदगी धीरे धीरे फिर से पहले जैसी हो जाती है। एमा आइलैंड से लौटने के बाद काफी मशहूर हो जाती है, लेकिन डीन अब भी अकेले रहता है। जब भी एमा और डीन आमने सामने आते हैं तो बस एक दूसरे की ओर
देखकर चुपचाप निकल जाते हैं। कुछ दिन बाद एमा डीन को कॉल करती है, लेकिन डीन कॉल उठाता नहीं। फिर हम देखते हैं कि स्टेसी एमा के कमरे में आती है और उसे देखकर कहती है, तुम्हारे गुम हो जाने के बाद हमने तुम्हें बहुत मिस किया। मॉम और डैड तो बेहद परेशान थे, हमें लगने लगा था कि शायद तुम कभी वापस नहीं आओगी। स्टेसी मुस्कुराकर कहती है, लेकिन आज हम सब एक साथ हैं और यही सबसे बड़ी खुशी है। एमा प्यार से स्टेसी की तरफ देखती है और कहती है, तुम मेरी सबसे प्यारी बहन हो। फिर दोनों मिलकर प्रोम पार्टी में साथ जाने का प्लान बनाती हैं। दूसरी तरफ डीन को दिखाया जाता है जो अपनी माँ की कब्र पर जाता है और वहाँ बैठकर उनकी याद में रो पड़ता है। प्रोम की रात डीन घर पर चुपचाप टीवी देख रहा होता है। तभी उसके पापा पूछते हैं, क्या तुम मेरी पुरानी जैकेट पहनकर पार्टी जाना चाहोगे? उधर एमा अपनी बहन स्टेसी के साथ प्रोम में पहुंच चुकी होती है। तभी ले जाती है और कहती है कि उसके पास एमा के लिए खास सरप्राइज है और उसे बाहर ले जाती है। बाहर एमा देखती है कि बारिश में डीन खड़ा है, सूट पहने हुए, और बस उसे देख रहा है। एमा की आंखों में आइलैंड के वो सारे लम्हे तैरने लगते हैं जो उसने डीन के साथ बिताए थे। फिर एमा बाहर निकलकर डीन के पास जाती है और दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और फिर प्यार से एक किस के साथ कहानी का खूबसूरत अंत हो जाता है।